खुफिया कमीनगाह के बाहर अपने मुजाहिद हमें देखकर अंधेरों में से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने लीडर को पहचान लिया था। वो खालिद और रजिया को अपनी हिफाजत में लेकर कमीनगाह के अंदर आ गए। अंदर हुजरे में आकर कमांडो ने रजिया से कहा, बहन ये हमारी खुफिया कमीनगाह है, यहाँ तुम हर तरह से महफूज रहोगी। रजिया कहने लगी, भाईजान जैसे भी हो मुझे पाकिस्तान पहुँचा दें, मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। खालिद ने कहा, मैं कल ही कोई बंदोबस्त करता हूँ। मैंने खालिद से कहा, मालूम करना चाहिए कि हमारे जो मुजाहिद कश्मीरी लीडर को कश्मीर छोड़ने गए थे वो वापस आ गए हैं। खालिद ने उसी वक्त कमांडो अरशद को बुलवाया और उससे अपने दोनों मुजाहिदों के बारे में पूछा। कमांडो अरशद ने कहा, सर वो दोनों कश्मीरी हुर्रियत परस्त लीडर को श्रीनगर उनकी खुफिया हाइड आउट में पहुंचा कर वापस आ गए थे। इस वक्त वो अपने दूसरे हाइड आउट में हैं। आप हुक्म दें तो मैं उन्हें वहां से बुलवा लेता हूँ। खालिद ने कहा, दिन निकल लेने दो, फिर तुम खुद जाकर उन्हें ले आना। खालिद ने रजिया के साथ थोड़ा सा नाश्ता किया, चाय बनवाई। मुझे उस हुजरे में आने के फौरन बाद जेब से निकाल कर सामने तपाई पर बिठा दिया। कहने लगा, मुझे तो भोपाल के स्टेशन पर वो बूढ़ा देहाती कहीं नजर नहीं आया, तुमने उसे कहीं देखा था? मैंने कहा, मैं तुम्हारी जेब में था, इर्द गिर्द मुसाफिर चल रहे थे, मुझे देखने का मौका नहीं मिला। वो बोला, मेरा ख्याल है वो भोपाल से आगे बम्बई की तरफ चला गया होगा। मैंने कहा, खुदा करे ऐसा ही हो। कमांडो खालिद के मशवरे पर मैंने रजिया को अपने और अपनी बीवी के बारे में कुछ नहीं बताया था। खालिद ने बिल्कुल सही सोचा था कि अगर हमने रजिया को बता दिया तो हालात बदलते कुछ देर नहीं लगती। अगर पुलिस ने रजिया को पकड़ लिया तो वो 1 मिनट में उससे और मेरी बीवी के बारे में मालूमात हासिल कर लेगी और हम सारे लोग पकड़े जाएंगे। अपनी खुफिया कमीनगाह के बारे में खालिद को बताना ही पड़ा था, लेकिन वो इसलिए मुतमईन था कि रजिया उसकी तहवील में है और यहीं से वो उसे अपने मुजाहिदों के हवाले कर देगा जो उसे अपनी हिफाजत में आजाद कश्मीर पहुंचाएंगे। रजिया को हमने दूसरी कोठरी में आराम करने के लिए भिजवा दिया। मैं और खालिद उसी हुजरे में बैठे बातें करते रहे। हमने चाय पी। खालिद ने जमीला को बुलाने के लिए आदमी भिजवा दिया था, वो उसी वक्त आ गई। मेरी तरफ देखकर बोली, खुदा के वास्ते तुम कब इंसानी शक्ल में वापस आओगे? या अल्लाह हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा। मैंने कहा, जमीला अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पाकिस्तान चले जाएंगे। वहां जाते ही मुझे अल्लाह के हुक्म से इस अजाब से छुटकारा मिल जाएगा। वो बोली, हम कब पाकिस्तान जाएंगे? तुम हर बार यही कहते हो और फिर भूल जाते हो। मैंने कहा, बस ये समझ लो कि इंशाल्लाह अगले महीने हम यहाँ से आजाद कश्मीर की तरफ रवाना हो जाएंगे। जमीला काफी देर बैठी मेरे पास बातें करती रही, फिर वो चली गई। कमांडो अरशद ने दोनों मुजाहिदों को बुलवा भेजा था जो कश्मीरी लीडर को श्रीनगर छोड़ने गए थे। उन्होंने आते ही कमांडो खालिद को सैल्यूट किया और अदब से खड़े हो गए। कमांडो खालिद ने उसे रजिया के बारे में सारी बात तफसील से बताई और पूछा, क्या तुम लोग हमारी इस बहन को वजीराबाद तक ले जा सकते हो? एक मुजाहिद ने कहा, सर हम आजाद कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे, आगे अपना एक आदमी इस खातून को वजीराबाद इसके घर तक छोड़ आएगा। खालिद ने पूछा, क्या तुम्हें उस आदमी पर भरोसा है? मुजाहिद बोला, यस सर, वो अपना हुर्रियत परस्त मुजाहिद है, उसके लिए खातून को वजीराबाद पहुंचाना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो पूरा भरोसे का आदमी है। खालिद बोला, ठीक है, फिर तुम तैयारी शुरू कर दो, शाम का अंधेरा होते ही तुम्हें रजिया बहन को लेकर यहाँ से मकबूजा कश्मीर की तरफ निकल जाना है, लेकिन तुम्हारे साथ किसी मुदब्बर औरत का होना जरूरी है। इसका तुम्हारे पास क्या इंतजाम है? दूसरा मुजाहिद बोला, सर हमारी एक खाला है, वो हमारे साथ जाएगी, वो कश्मीर की रहने वाली है, इन दिनों भोपाल आई हुई है, हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। खालिद ने कहा, बिल्कुल ठीक है, अब तुम जाकर जरूरी तैयारी करो। यहाँ से तुम जीप में जाओगे और भोपाल से आगे लाखनपुर से दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ोगे। भोपाल स्टेशन से ट्रेन में सवार नहीं होगे। वो बोला, ओके सर, और दोनों मुजाहिद सलाम करके चले गए। मैं कमांडो खालिद के पास ही बैठा था। उसने मेरी तरफ देख कर कहा, रजिया बीबी तो खुदा का शुक्र है अपने घर पाकिस्तान पहुंच जाएगी। मैंने कहा, लेकिन अभी कलकत्ते में और बदनसीब रजिया भी हैं जिन्हें हमें निकाल कर पाकिस्तान पहुंचाना है और हिंदू दरिंदों की कैद से आजाद करना है। कमांडो खालिद बोला, तुम मुतमईन रहो, रजिया को भिजवाने के बाद हम वापस कलकत्ते जाकर बांग्लादेश से अगवा की हुई दूसरी औरतों को तलाश करने की कोशिश करेंगे और जिन मुक्ति बाहिनी वालों ने उन्हें अगवा किया है उनसे भी इस दरिंदगी का पूरा इंतकाम लेंगे। मैंने बेख्तियार कहा, इंशाल्लाह। जैसे ही शाम का अंधेरा हुआ, कमांडो खालिद ने रजिया को अपने 2 मुजाहिदों के साथ जम्मू कश्मीर की तरफ रवाना कर दिया। इतना उसने जरूर किया कि रजिया को साड़ी पहना दी ताकि किसी को उस पर कोई शक न पड़े। अब हमारा मिशन एक बार फिर कलकत्ते जाकर मशरकी पाकिस्तान से अगवा की हुई औरतों को बाजियाब करवाना और उन्हें अगवा करने वालों को ठिकाने लगाना था। जमीला को हमने यही बताया कि हम एक जरूरी काम के सिलसिले में नागपुर जा रहे हैं, चंद रोज में वापस आ जाएंगे। अब हमने अपने मिशन के सिलसिले में जरूरी
जरूरी तैयारियां शुरू कर दी। इस बार कमांडो खालिद ने अपने साथ 2 ऑटोमेटिक पिस्टल रखने का फैसला किया था। एक पिस्तौल मेरे लिए थी। ये फैसला इस इम्कान के पेश नजर किया गया था कि मुझे इंसान से सांप की शक्ल में तब्दील हुए काफी दिन गुजर गए थे। कोई पता नहीं मैं कब इंसान की शक्ल में वापस आ जाऊं, लेकिन मुझे इसका इम्कान कम ही नजर आ रहा था। मुझे सांप से इंसान में तब्दील होने के पहले की सनसनाहट एक लम्हे के लिए भी महसूस नहीं हुई थी। पुलिस स्टेशन की कब्र में डसने वाले सांप ने मेरे अंदर जबरदस्त तब्दीली पैदा कर दी थी और मेरे दौरे का वक्फा तवील हो गया था। मुझे कमांडो खालिद की खुफिया कमीनगाह में छुपे रहने की जरूरत नहीं थी। मैं सांप के रूप में था और मैं अगर खुफिया कमीनगाह से बाहर भी निकल जाऊं तो मुझे कोई देख नहीं सकता था। कमीनगाह के तकरीबन सभी मुजाहिद मेरी इस काया पलट से वाकिफ हो चुके थे। रजिया को मकबूजा जम्मू कश्मीर की तरफ भिजवाने के दूसरे दिन का वाकया है। मैं कमीनगाह में बैठे बैठे बेजार हो गया था। दिन का वक्त था। मैंने सोचा कि जरा बाहर निकलकर खुली हवा की सैर करनी चाहिए। चुनाचे मैं खामोशी से रेंगता हुआ कमीनगाह के धाने से निकलकर गड्ढे में आया और वहां से दीवार पर चढ़कर बाहर आ गया। मौसम बड़ा खुशगवार था। अगरचे आसमान पर बादल छाए हुए थे, लेकिन दिन की रोशनी खूब फैली हुई थी। सर्दी का मौसम रुखसत हो रहा था। दिन के वक्त ज्यादा सर्दी महसूस नहीं होती थी। मैं यूं ही मजे मजे से रेंगता हुआ पुरानी बारादरी के पास आकर बैठ गया और सामने वाले दरख्तों के दरमियान से गुजरती पगडंडी की तरफ देखने लगा। अचानक मुझे बीन की आवाज सुनाई दी। लोग कहते हैं कि सांप पर बीन की आवाज का कोई असर नहीं होता, क्योंकि सांप के तो कान ही नहीं होते। वो बीन की आवाज सुन नहीं सकता। वो तो महज सपेरे के बीन हिलाने से इधर उधर फन फैलाकर हिलाने लगता है। ये बात दुरुस्त नहीं। हकीकत यह है कि जैसा कि मैं आपको पहले बयान कर चुका हूँ, सांप पर हर आवाज का असर होता है। अगरचे उसके कान नहीं होते, मगर वो हर आवाज को सुन सकता है। आवाज की लहरें यानी वाइब्रेशन जब उसके जिस्म से टकराती हैं और ये लहरें अपने इर्तियाश से सांप पर पूरा असर डालती हैं। खासतौर पर बीन की आवाज का सांप पर बहुत ज्यादा और फौरी असर होता है, क्योंकि सपेरा बीन की लय को तेज बजाता है और उसकी ताल भी तेज होती है। जब बीन में से टक 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 की मुसलसल और जल्दी जल्दी आवाज निकलती है तो सांप के जिस्म पर इस बीट का जबरदस्त असर होता है। इस ताल की तेज लय पर सांप झूमने लग जाता है। सपेरे को जब कोई सांप पकड़ना होता है तो वो यही हरबा इस्तेमाल करता है। सांप के बिल के बाहर बैठकर वो बीन बजाते हुए अपनी लय और ताल को आहिस्ता आहिस्ता तेज से तेज तर करता जाता है। इस ताल के अपने जिस्म पर मुसलसल टकराव की वजह से सांप बेहाल होकर बिल से बाहर आ जाता है। बीन की ताल की ज़रबें उसके जिस्म पर बारिश के कतरों की तरह मुसलसल पड़ रही होती हैं। सांप अपनी सुध-बुध भूल जाता है और सपेरे के आगे बेबस होकर दाएं बाएं झूमता है और फिर थक कर उसके आगे सर डाल देता है और चालाक सपेरा उसे पकड़कर पटारी में बंद कर लेता है। बारादरी के करीब बैठे बैठे मुझे सपेरे के बीन की आवाज आई तो मेरा जिस्म बेचैन होने लगा, क्योंकि सपेरा बड़ी तेज ताल के साथ बीन बजा रहा था। ये ठीक है कि मैं इंसान की तरह बोल लेता था, इंसान की तरह सोच सकता था और सांप से अलग होकर इंसान की आंखों से उसे देख भी सकता था, लेकिन इसके बावजूद मैं इंसानी वजूद में नहीं था, मैं सांप के वजूद में था। बीन की लय और ताल बहुत तेज थी और मेरे जिस्म पर उसकी ज़रब मुसलसल पड़ रही थी। मैंने घबराहट में उस तरफ गर्दन मोड़ कर देखा जिस तरफ से बीन की आवाज आ रही थी। मैंने एक सपेरे को देखा जो बीन बजाते हुए मेरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला रहा था। वो मुझसे 60-70 गज के फासले पर था। मैं सांप की हैसियत से फौरन समझ गया कि ये सपेरा मुझे पकड़ना चाहता है, वरना वो कभी बीन इतनी तेज ताल और लय के साथ न बजाता। आपने देखा होगा कि गर्मियों की दोपहरों में जब कोई सपेरा गली मोहल्ले में से गुजरता है तो वो बड़ी सुस्त लय में बीन बजा रहा होता है, यानी उसकी बीन की लय तेज नहीं होती। इसकी वजह यह है कि उसे उसकी जरूरत नहीं होती, वो सांप पकड़ने के लिए बीन नहीं बजा रहा होता। लेकिन ये सपेरा जो आहिस्ता आहिस्ता बारादरी की तरफ जहां मैं बैठा था बढ़ रहा था, बड़ी तेज लय और ताल में बीन बजा रहा था। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी की इस्तिलाह में इस लय को द्रुत ताल कहते हैं, यानी सपेरे ने मुझे या तो दूर से देख लिया था या फिर उसने मेरी बू महसूस कर ली थी। वो मेरी तरफ बढ़ता चला रहा था। पुराने तजुर्बाकार सपेरों को सांप की बू दूर से आ जाती है। मैंने अभी इस सपेरे को नहीं देखा था। मैंने फन खोल लिया था और बीन की ताल पर फन को लहराने लगा। मैंने इरादा भी किया और कोशिश भी की कि वहां से भाग जाऊं, लेकिन बीन की लयकारी और तेज ताल का मुझ पर इस कदर शदीद और मुसलसल असर पड़ रहा था कि मैं कोशिश के बावजूद वहां से भाग न सका। सपेरा मेरे बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। जैसे मेरी निगाह उस पर पड़ी, दहशत के मारे मेरा सारा बदन झंझना उठा। ये सपेरा वही देहाती बूढ़ा था जिसको मैंने कानपुर के स्टेशन पर देखा था और जिसने झांसी के स्टेशन तक हमारा ताकुब किया था और हमारे ख्याल में जो झांसी में ही रुक गया था और जिसके बारे में
मेरा ख्याल था कि ये CID का आदमी है और कमांडो खालिद का पीछा कर रहा है। तब मुझ पर इस हकीकत का इंकिशाफ हुआ कि ये बूढ़ा देहाती सपेरा था और कमांडो खालिद का नहीं बल्कि मेरा पीछा कर रहा था। उसने अपने इल्म के जोर से या मेरे जिस्म से निकलने वाली खास बू की वजह से महसूस कर लिया था कि मैं हकीकत में सांप नहीं इंसान हूँ जिसने सांप का रूप इख्तियार कर रखा है। अब ये बात साबित हो गई थी कि वो मेरा पीछा इसलिए कर रहा था कि मुझे पकड़कर अपने कब्जे में करना चाहता था। ऐसा वो क्यों करना चाहता था ये मुझे मालूम नहीं था। बहरहाल जब मैंने बूढ़े देहाती को सपेरे के लिबास में पहचान लिया और ये हकीकत भी मुझ पर खुल गई कि मुझे पकड़ने के इरादे से आया है और अब मेरी खैर नहीं है, तो मैंने अपने जिस्म की सारी ताकत और इंसानी जहन की पूरी कुव्वत इरादी को जमा करके अपने आप को वहां से भगा कर ले जाने की कोशिश शुरू कर दी। मैं जब भी अपने आप को पीछे ले जाने की कोशिश करता मुझे बीन की ताल का झटका सा लगता और मुझे ऐसे महसूस होता जैसे मेरे सांप वाले बदन में ताकत नहीं रही और मैं इंतहाई कमजोर हो चुका हूँ। अय्यार बूढ़ा सपेरा भी शायद मेरी कैफियत को भांप गया था। उसने बीन की लय और तेज कर दी और मुझसे कोई 10 गज के फासले पर आकर जमीन पर बैठ गया और बीन बजाते हुए आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ खिसकने लगा। उसके कंधे से एक कपड़े का थैला लटक रहा था जिसमें जरूर सांपों को बंद करने वाली पटारी होगी। मैं जलेबी की तरह बैठा हुआ था। मेरी गर्दन ऊपर को उठी हुई थी और फन खुला था। मेरे दिल में ख्याल जरूर आया कि मैं अपनी इंसानी आवाज निकाल कर उसे डरा दूं, उससे कहूं कि मैं शिव जी महाराज का खास सांप हूं और अगर उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो उस पर देवताओं का अजाब आएगा। लेकिन ये सोचकर मैंने फौरन इस ख्याल को दिल से निकाल दिया कि अभी तो सपेरे का कयास ही है कि मैं इंसानी सांप हूँ। अगर मैंने इसके साथ इंसानी आवाज में बात की तो इसको पूरा यकीन हो जाएगा कि जिस सांप की इसे तलाश थी वो मैं ही हूँ और फिर ये किसी सूरत में मुझे नहीं छोड़ेगा। चुनाचे मैंने अपनी तरफ से अपने इंसान होने का राज राज ही रहने दिया, क्योंकि मुझे ये भी एहसास हो रहा था कि इंसानी आवाज में बोलने के बाद भी मेरे अंदर कोई खास ताकत पैदा नहीं हो जाएगी और मैं फिर भी सपेरे के हाथों पकड़ा जाऊंगा। चुनाचे मैं इंसानी आवाज में बोलने की बजाय वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सपेरा मेरे इस कदर करीब पहुंच गया था कि मुझे उसकी सुर्ख आंखें साफ नजर आ रही थी जो अंगारों की तरह दहक रही थी और बगैर पलकें झपके मुसलसल मेरी तरफ घूर रही थी। सपेरा अपनी बीन को लेकर बेहद तेज करता जा रहा था। गर्मी का मौसम नहीं था मगर इस बूढ़े सपेरे की पेशानी से पसीने के कतरे टपक रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे जिस्म में ताकत नहीं रही। मेरा फन लहराने की बजाय डोलने लगा था। मेरा फन भी अपने आप सिमटा जा रहा था। मैं कोशिश करके सर को ऊपर उठाता तो वो फिर नीचे को गिर पड़ता। मेरा इंसानी जहन पूरी तरह बेदार था और फरार होने की तरकीबें धड़ाधड़ सोच रहा था। मैंने सोचा कि मुझे जोर जोर से चिल्लाना और मदद के लिए पुकारना शुरू कर देना चाहिए। मेरी आवाज सुनकर खुफिया कमीनगाह से जो वहां से ज्यादा दूर नहीं थी लोग जरूर मेरी मदद को पहुंच जाएंगे। अभी मैं ये सोच रहा था कि सपेरे ने पलक झपकने में अपना दायां हाथ आगे बढ़ाकर मुझे गर्दन से पकड़ लिया। उसका हाथ लगते ही मेरी आवाज खुश्क हो गई और मैं कोशिश के बावजूद अपनी इंसानी आवाज न निकाल सका। शायद बूढ़े सपेरे को भी मेरे इरादे का इल्म हो गया था और उसे खदशा था कि मैं इंसानी आवाज में शोर न मचा दूं। उसने मेरी गर्दन न छोड़ी और उसी तरह मुझे अपनी कलाई के गिर्द लपेट कर उठा और तेज तेज कदमों से दरख्तों के दरमियान जो पगडंडी थी उस तरफ चल पड़ा। मुझे अपना सांस रुकता महसूस हो रहा था। मैं अपने दोस्तों से दूर होता जा रहा था। बूढ़ा सपेरा मुझे अपनी कलाई के साथ लपेटे मेरी गर्दन उंगलियों में जकड़े पक्की सड़क पर आ गया, जिसको पार करके वो सामने वाले खेतों में चलने लगा। मेरे लिए ये एक बलाए नागहानी थी। मैं उस वक्त को कोस रहा था जब मेरे दिल में कमीनगाह से बाहर निकलकर खुली हवा में सैर करने का ख्याल पैदा हुआ। खेतों में ऊंची ऊंची फसल खड़ी थी। बूढ़ा सपेरा एक जगह खेत की मींड पर बैठ गया। उसका सांस अभी तक फूला हुआ था। उसने मुझे अभी तक गर्दन से पकड़ा हुआ था। फिर उसने उंगलियों की गिरफ्त मेरी गर्दन पर ढीली कर दी और अपनी उंगलियों को सामने लाकर मुझे अपनी सुर्ख अंगारा जैसी आंखों से घूर कर देखा और बोला, मैं जानता हूँ तुम मेरी आवाज सुन रहे हो। मैं जानता हूँ तुम सांप नहीं हो, तुम इंसान हो और तुम्हें किसी सपेरे ने शिवनाग का मंत्र पढ़कर सांप बना दिया हुआ है। मेरे पास इस मंत्र का तोड़ नहीं है। मैं तुम्हें इंसानी शक्ल में वापस नहीं ला सकता, लेकिन अगर तुम मुझसे अपनी इंसानी आवाज में कोई बात करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैं अब शोर मचाकर अपने साथी मुजाहिदों को नहीं बुला सकता था। मैं उनसे बहुत दूर हो गया था। मैंने सोचा कि इस मक्कार सपेरे ने जरूर किसी खास मकसद के लिए मुझे पकड़ा है। इसके लिए मैं एक नायाब सांप हूँ और वो अपना मकसद पूरा किए बगैर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अगर मैंने इसके साथ इंसान की आवाज में कोई बात की तो ये बात
बात इस पर साबित हो जाएगी कि मैं असल में इंसान हूँ और मैंने सांप का रूप इख्तियार किया हुआ है, फिर तो ये मुझे किसी हालत में भी नहीं छोड़ेगा। ये इसकी चाल है। वो सिर्फ ये मालूम करना चाहता है कि क्या वाकई मैं सांप नहीं बल्कि इंसान हूँ। वहाँ किसी को शोर मचाकर बुलाने का कोई फायदा भी नहीं था। लोग तो वैसे भी एक सांप को इंसान की आवाज में बातें करते देख कर डर कर भाग जाते। चुनाचे मैंने यही फैसला किया कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा और इस बूढ़े मक्कार सपेरे पर यह राज कभी अफशा नहीं करूंगा कि मैं सांप नहीं बल्कि इंसान हूँ। चुनाचे मैं खामोश रहा। बूढ़े सपेरे ने मेरी गर्दन तो छोड़ दी थी मगर मुझे पूरी तरह से काबू किया हुआ था और मैं उसकी गिरफ्त से निकल कर फरार नहीं हो सकता था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम अपना आप मुझ पर जाहिर कर दो और इंसान की आवाज में मुझसे कोई बात कर लो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम सांप के जिस्म से निकलकर इंसान के रूप में वापस ले आऊंगा। मेरे गुरु के पास शिव नाग के मंत्र का तोड़ मौजूद है। मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा और वो मंत्र फूंक कर तुम्हें सांप से इंसान बना देगा। ये भी इस अय्यार सपेरे की एक चाल थी। मुझे यकीन हो गया था कि वो किसी मुहिम पर है। वो यूं ही कानपुर से मेरा ताकुब नहीं कर रहा था। उसको मेरी बू से महसूस हो गया था कि मैं सांप की शक्ल में इंसान हूँ। चुनाचे वो मुझे अपने कब्जे में करके मुझसे कोई जबरदस्त काम लेना चाहता था, लेकिन उसकी शर्त थी और जरूरी था कि मेरा इंसान होना साबित हो जाए। अभी तक उस पर यह साबित नहीं हुआ था कि मैं वाकई सांप की शक्ल में इंसान हूँ। अगर मैं जरा बोल देता तो ये बात साबित हो जाती और फिर मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो मेरे साथ क्या सलूक करता। मैं खामोश रहा। बूढ़े सपेरे ने एक बार फिर मेरी गर्दन मजबूती से पकड़ ली और बीन जमीन पर रख कर बाएं हाथ से जमीन पर से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और धीमी आवाज में अजीबोगरीब किस्म के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्र पढ़ते पढ़ते वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथ में ली हुई थोड़ी सी मिट्टी मेरे ऊपर डाल देता। मेरे जिस्म में पहले ही काफी कमजोरी आ चुकी थी। उसके मंत्र पढ़कर मेरे ऊपर मिट्टी डालने से मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी रही सही ताकत भी खत्म होती जा रही है। खेतों में खामोशी थी। कोई किसान वगैरह वहां नहीं था। कोई आता जाता भी नजर नहीं आ रहा था। बूढ़ा सपेरा बड़ी बेफिक्री से मंत्र पढ़ पढ़कर मुझ पर फूंक रहा था और मुझ पर मिट्टी भी डालता जा रहा था। एक बार उसने मुझ पर मिट्टी डाली तो मुझे अपना जिस्म पहले से ज्यादा बोझल महसूस होने लगा। बूढ़े सपेरे ने मेरी गर्दन पर हाथ की गिरफ्त ढीली कर दी। मेरी गर्दन उसके हाथ में ढलक गई। वो बराबर मंत्रों का जाप करता जा रहा था और मुझ पर थोड़ी मिट्टी डालता जा रहा था। जब उसके हाथों की मिट्टी खत्म हो गई तो उसने जोर से अपना हाथ जमीन पर मारा और मुझे हाथ से छोड़ दिया। मैं जमीन पर बेजान सा होकर गिर पड़ा। मैंने खेत की फसल में भाग जाने की कोशिश की, लेकिन मेरा जिस्म इतना बोझल हो गया था कि मैं थोड़ा सा रेंग कर वहीं रह गया। ऐसी मेरी हालत पहले कभी नहीं हुई थी। ये बिल्कुल वही कैफियत थी जैसे आदमी ख्वाब में किसी चुड़ैल को देखकर भागने की कोशिश करता है तो उसके पांव मन भारी हो जाते हैं और वो दौड़ नहीं सकता। आपको भी शायद ख्वाब में इसका तजुर्बा हुआ होगा। मेरी भी वही हालत हो रही थी। मैंने 2-3 बार फरार होना चाहा, लेकिन मेरा जिस्म इतना बोझल और भारी हो चुका था कि मैं 1-2 इंच रेंग कर वहीं रह गया। तब बूढ़े सपेरे ने झुक कर कहा, तुम मुझसे कब तक अपना आप छुपाओगे? मैं तुम्हें एक बार फिर मौका देता हूँ। मुझसे इंसान की आवाज में बात करो। मैं जानता हूँ तुम मेरी आवाज सुन रहे हो और इंसान की आवाज में मेरे सवाल का जवाब भी दे सकते हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। अगर तुम मुझसे इंसान की आवाज में बात करोगे तो मुझे खुशी होगी। फिर हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे। मैं तुम्हें अपने गुरु सपेरे के पास ले जाकर सांप से इंसानी शक्ल में वापस भी ले आऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हें एक ऐसा राज बता दूंगा कि हम दोनों मालामाल हो जाएंगे। भारत में अमीर से अमीर भी हमारी दौलत का मुकाबला नहीं कर सकेगा। बोलो क्या कहते हो? मैं फिर भी खामोश रहा और जबान से एक लफ्ज भी न निकाला। बूढ़े सपेरे ने सर हिलाया और बोला, तुम बड़े जिद्दी आदमी हो। कोई बात नहीं, मैं भी उस वक्त तक तुम्हें अपनी कैद में रखूंगा जब तक कि तुम मुझसे इंसान की आवाज में बात नहीं करते। मैंने तुम पर ऐसा अग्नि मंत्र पढ़कर फूंका है कि तुम अपनी जगह से ज्यादा हिलजुल नहीं सकोगे और मैं अगर तुम्हें मैदान में खुला भी छोड़ दूंगा तो तुम वहां से भाग नहीं सकोगे। मेरे मंत्र के असर से तुम इसी तरह सांप की शक्ल में ही रहोगे। बताओ क्या सोचा है तुमने? मैं इसके बावजूद खामोश रहा, कोई बात न की। बूढ़े सपेरे ने मुझे उठाकर पटारी में बंद किया। पटारी झोले में डाली और लाठी टेकता एक तरफ चल पड़ा। मैं पटारी में बंद था। पटारी को उसने कपड़े में बांध रखा था। मुझे बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। हाँ, जमीला के जिस्म की और कमांडो खालिद के जिस्म की बू जरूर आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों बुएं हल्की हल्की होती जा रही थी। इसका मतलब था कि बूढ़ा सपेरा मुझे पटारी में बंद करके शहर से दूर निकलता जा रहा है। फिर वो किसी ऐसी जगह पर आकर रुक गया जहाँ मोटर गाड़ियों और लोगों की आवाजें आ रही थी। यहाँ से बूढ़ा सपेरा एक रिक्शे में सवार हो गया। रिक्शा देर तक चलता रहा। वो जहाँ रुका वहाँ भी
भी लोगों की काफी आवाजें थीं। इन आवाजों में रेलगाड़ी के इंजन की आवाज आई तो मैं समझ गया कि सपेरा रेलवे स्टेशन पर आ गया है और मुझे यहाँ से किसी दूसरे शहर ले जा रहा है। मेरी सोचने, सुनने और महसूस करने की हिस्स उसी तरह नॉर्मल हालत में थी। सिर्फ मेरा जिस्म सुन्न होकर बोझल हो गया था और मैं उसे अपनी मर्जी के मुताबिक ज्यादा हरकत नहीं दे सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।